चलिए, गुड इवनिंग सबसे पहले आप लोग को। और पहला प्रश्न है, कलर थोड़ा चेंज कीजिए तो इसका, काला कीजिए। हाँ, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2023 के लिए वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपा है? आप ध्यान रखिएगा, वासेनार जो है एक संस्था है जिसमें 2023 को ही इसकी अध्यक्षता सौंपा गया है भारत को। तो यहां पर पहले तो भारत आंसर करेंगे, ठीक है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा करना, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, नाटो के लगभग देश, यूरोपीय संघ के देश इस संगठन में शामिल हैं। तो मेनली उद्देश्य क्या है इसका? मेनली उद्देश्य है वर्ल्ड लेवल पर जो है शांति समझौता, खास करके आतंकवाद या अन्य जो भी, ठीक है, देश को असुरक्षित करने का मामला है, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। तो इसका अध्यक्षता आप याद रखिएगा किसको सौंपा गया है? भारत को सौंपा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस संगठन में वर्तमान में 42 क्या है? सदस्य हैं। तो इस तरह से आंसर आप याद रखना है, आंसर हो जाएगा आपका ए 42। नेक्स्ट चलिए आगे देखिए, नेपाल जो है एक लैंडलॉक देश है, ये सबको पता है, और छोटा सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश है। याद रखना है, सामरिक दृष्टिकोण से नेपाल का बहुत महत्व है भारत के लिए। तो इसके अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो है पुष्प कमल दहल प्रचंड, बड़ा खतरनाक नाम है, इसलिए इस चीज को आप याद रखिएगा। जबकि हमारे पड़ोसी देश के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट है उसका नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, ठीक है। ये सब तो पड़ोसी देश के याद होना ही चाहिए आपको। साथ साथ कुछ ऐसे देश हैं, जैसे मान के चलिए आप, अभी इजराइल के साथ भारत का अच्छा संबंध है, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। ब्रिटेन के कौन है? तो ऋषि सुनक है, ठीक है। तो इस तरह से जो देखिए, सब देश का कंप्लीट कोई विद्यार्थी याद नहीं रख सकता है, लेकिन भारत के साथ जिस देश का रिलेशन अच्छा है, और साथ साथ भारत किस देश के साथ वर्तमान में दौरा किया है, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम याद होना चाहिए। तो आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में राष्ट्रीय MSE पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जल्दी से बताइएगा, ये पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया उड़ीसा को। किसको दिया गया? उड़ीसा को। सी। नेक्स्ट, चलिए अब बात करेंगे, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की ओर ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम में रैंकिंग जारी किया गया है। इसमें भारत के 3 शहरों को प्रथम स्थान मिला है। तो आप याद रखिएगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा में पहला स्थान मिला है इंदौर को। और दूसरी बात है कि इंदौर जो है साफ सुथरा के मामले में भी देश में पहला स्थान रखता है। तो इस तरह से इंदौर याद रखना है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंदौर। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की 17वीं एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय बैठक आयोजित किया गया है? देखिए, इसमें जनरली जो आसियान के सदस्य हैं, याद रखना है, ठीक है, वो मेनली रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रशांत महासागर सामरिक दृष्टिकोण से जो है इन लोग के लिए काफी महत्व रखता है, क्योंकि आसपास के देश हैं। खास करके बात करेंगे वियतनाम का, बात करेंगे सिंगापुर का, बात करेंगे थाईलैंड का, बात करेंगे इंडोनेशिया का, बात करेंगे फिलीपींस का, बात करेंगे ब्रुनेई का, ठीक है, बात करेंगे जापान का, बात करेंगे दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया। ये सब पैसिफिक ओशियन से संबंधित देश हैं। ठीक है, और ये सारे देश, ठीक है, खास करके चाइना से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि चाइना जो है दक्षिणी चीन सागर का पूरा एरिया जो है वो अपना क्षेत्र मानता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर खास करके एक शक्ति के रूप में, ठीक है, चाइना के साथ अगर लड़ाई करने की बात हो, तो वहां पर कोई अकेला एक देश कुछ नहीं कर सकता है, जब तक कि पूरा संगठन जो है, समूह मिल करके कार्य नहीं करेगा। तो इस तरह से एक बैठक आयोजित किया गया था,
और ये बैठक आयोजित किया गया था। एक छोटा सा देश है और काफी डेवलप देश है जिसका नाम है सिंगापुर। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। और सिंगापुर ऑलरेडी जो है वो आसियान का सदस्य भी है। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे आप लोग, सिंगापुर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। अब 26 नंबर क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26 लाइए। 26 नहीं बल्कि 26, हाँ 26 लाएंगे। चलिए, अब यहां पर दिया गया है मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और वायस्रावी। देखिए यहां पे पूछ रहा है कि एंडोक्राइन, ठीक है, और यहां पे समझना है आपको दो तरह का है, एक अंतःस्रावी और एक वायस्रावी पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्यों? क्योंकि देखिए अंतःस्रावी जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, इससे आप याद रखना अंतःस्रावी ग्रंथि से जो है अल्फा बीटा गामा से आप याद रखना है कि किसका स्राव होता है, हार्मोन का स्राव होता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखना है कि देखिए पेनक्रियाज जो होता है ना, पेनक्रियाज जो होता है वो याद रखना है दो भाग में बटा होता है। अग्नाशय जो है, अग्नाशय दो भाग में बटा होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक अंतःस्रावी एक वायस्रावी। तो अंतःस्रावी से हार्मोन और वायस्रावी से एंजाइम निकलता है। अब देखिए यहां पर ध्यान रखना है आपको, अगर हार्मोन पूछा जाएगा तो यहां पर इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियाज से निकलता है। एक हार्मोन निकलता है ग्लूकागॉन, और एक निकलता है सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो ये तीनों जो आप ध्यान रखिएगा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन, ये तीनों क्या है, हार्मोन है। और ये कहां से निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। जबकि हम बात करेंगे कि पेनक्रियाज के वायस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, तो एंजाइम निकलता है। तो ये कौन सा एंजाइम है, तो एंजाइम का नाम याद रखिएगा, एंजाइम निकलता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन। उसके बाद एक नाम है एमाइलेज, और एक नाम है लाइपेज। तो आप याद रखिएगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज यह एक एंजाइम है। यह एंजाइम अग्नाशय के वायस्रावी ग्रंथि से निकलता है, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। और दूसरी बात है कि इससे पूर्ण पाचक रस का स्राव होता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण पाचक रस का स्राव कहां से होता है, तो ये आप याद रखना है अग्नाशय से। थायराइड ग्रंथि जो होता है इसको अबटू ग्रंथि कहा जाता है, और यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसे अबटू कहते हैं, और इसे थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। इसलिए इस चीज को आप याद रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, जिसमें यूरिया का निर्माण होता है, जिसमें पीतरस का निर्माण करता है। यह ग्लाइकोजन और विटामिन ए का संग्रह करता है। यह रीजेनरेट करने वाला ऑर्गन है, यानी इसमें पुनर्जनन की क्रिया होती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और सबसे मेन ऑर्गन में से इसका योगदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन को पचाने में आप याद रखिएगा सबसे बड़ा रोल लीवर का होता है, क्योंकि यह पीतरस का निर्माण करता है। किसका, पीतरस का। जबकि एड्रीनेलिन जो होता है आप याद रखना है, यह भी एक हार्मोन है जिसका संबंध आप याद रखना है एड्रिनल ग्लैंड से। तो आंसर आप लोग क्या करेंगे, आंसर आप लोग करेंगे ए नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा अग्नाशय। तो क्लियर, आंसर अग्नाशय करेंगे। 26 के बाद 27, नेक्स्ट वहां छोड़िए उसको अध्याय। 27, हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए आजकल प्रश्न में यहां पर नहीं का बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, इस तरह का प्रश्न। ठीक है, तो देखिए आसान प्रश्न है जो पढ़ा है। यह एक प्रोटीन है, आप जानते हैं कि ब्लड में प्रोटीन होता ही है। ठीक है, उसके बाद दिया गया इसका रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता ही है, कोई बहुत बात नहीं है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ये गलत है, इसलिए आंसर सी कीजिएगा। अब देखिए इसकी प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। तो आंसर क्या करेंगे, आंसर सी करेंगे। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वहन करता है। वास्तविकता है ये है
कि हीमोग्लोबिन का सबसे मुख्य काम याद रखिएगा ऑक्सीजन का, आप याद रखना है ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये जिम्मेदारी जो है ये है तो किसका है, हीमोग्लोबिन का है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि आंसर सी नंबर होगा, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। तो आंसर आप लोग कर देंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, 28 नंबर प्रश्न है। यहां पर देखिए बात को पहले समझिए, एड्स के विषाणु होते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है, दिया गया है एड्स के विषाणु होते हैं, कैसे होते हैं, तो यहां पर क्लियर दिया गया है कि एड्स का जो विषाणु होता है ये कॉमनली आप याद रखिएगा जो वायरस होता है उसमें इस तरह की रचना पाई जाती है, आप देखिएगा कभी कभी, और ये रचना जो है ये प्रोटीन है, और इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, और यह कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। दूसरा ये न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड आप याद रखना है डीएनए का हो सकता है या आरएनए का हो सकता है। अब बात हो गया कि वायरस दो तरह का होता है, एक प्लांट वायरस होता है और एक एनिमल वायरस होता है। आप दोनों याद रखिएगा, जब प्लांट वायरस पूछेगा तो उसका न्यूक्लिक एसिड आप याद रखना है आरएनए का बना होगा, और एनिमल वायरस होगा उसका न्यूक्लिक एसिड डीएनए का बना होगा। लेकिन कुछ एनिमल वायरस अपवादित हैं जिसमें एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ये सब वायरस जो होता है उसका न्यूक्लिक एसिड आरएनए का बना होता है। कोरोना था, कोरोना वायरस का न्यूक्लिक एसिड आरएनए का बना हुआ था। तो इस तरह से एड्स विषाणु, ठीक है, आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन कॉमनली आप याद रखिएगा जो एनिमल वायरस होता है, एनिमल वायरस का न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। इसलिए जनरली अगर आप पूछा जाएगा कि वायरस में क्या पाया जाता है, तो डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है, और साथ साथ उसमें एक कैप्सिड संरचना पाई जाती है, और उसके छोटे भाग को कैप्सोमियर कहा जाता है। ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो इसलिए आंसर आप सी नंबर कीजिएगा। लेकिन कुछ एनिमल वायरस अपवादित हैं जिसका न्यूक्लिक एसिड डीएनए का नहीं बल्कि आरएनए का बना होता है। वायरस को लैटिन भाषा में विष कहा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वायरस लिविंग थिंग्स का पार्ट नहीं कहा जाता है, अगर इसको हम कहेंगे तो ये सजीव और निर्जीव दोनों होगा। इसको हम लिविंग थिंग्स भी कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स भी कहेंगे। लेकिन न्यूट्रिशन के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है आपको, यह पूर्णतः पैरासाइटिक होता है, पूर्णतः परजीवी प्रकृति का होता है। इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वायरस किस प्रकृति का होता है, तो परजीवी प्रकृति का होता है, सजीव होता है नहीं, सजीव और निर्जीव दोनों होता है। इसलिए इस चीज को याद रखना है। और लैटिन भाषा में वायरस को क्या कहा गया है, विष कहा गया है, पॉइजन कहा गया है। इसलिए आंसर आप करेंगे इसका सी नंबर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन, देखिए बात समझिए पहले। अगर हम हार्मोन का बात करते हैं तो हार्मोन का अगर बात करते हैं तो भैया ये हार्मोन क्या होता है, ये तो बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर सब जगह बनता है। तो हमेशा आप याद रखना है, ठीक है। आप नाम सुने होंगे एब्सिसिक एसिड जिसको वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है, ऑक्जिन जिसका खोज चार्ल्स डार्विन ने किया था, यह सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, कोशिका विभाजन में इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। एक है जिब्रेलिन, एक है साइटोकाइनिन, और एक आप नाम सुने होंगे इथिलीन का नाम सुने होंगे, एक नाम सुने होंगे आप लोग एब्सिसिक एसिड का, हाँ एब्सिसिक एसिड है ही, और एक नाम सुने होंगे फ्लोरीजिन्स का नाम सुने होंगे। तो यहां पर जिसको फ्लावरिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ये फल पकाने वाला हार्मोन है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 ये सभी हार्मोन जो भी हैं ये प्लांट से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्लांट से। जबकि मनुष्य में भी हार्मोन का निर्माण होता है, जिसमें आप याद रखना है हम लोग के शरीर में जो हार्मोन होता है उसमें थायरॉक्सिन है, उसमें इंसुलिन है, उसमें ग्लूकागॉन है, उसमें सोमैटोस्टैटिन है, ठीक है, उसमें एसटीएच हार्मोन है, उसमें टीएसएच हार्मोन है, उसमें एलएच हार्मोन है। इस तरह से मनुष्य के शरीर में भी कई तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है, और उसका काम क्या है, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का काम करता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा
यहां पर जो भी हार्मोन है उस किससे संबंधित है, पौधे से। तो दिया गया है पादप हार्मोन कौन सा, जो पादप के वृद्धि में उत्तरदायी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन। और फल पकाने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं, इथिलीन, प्राकृतिक रूप से, और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। नेक्स्ट आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाला रोग सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं दिया गया है, तो नहीं में नियासिन एलाग्रा सही है, याद रखिएगा। राइबोफ्लेविन बेरी बेरी ये गलत है, और आंसर यही हो जाएगा क्योंकि यहां बोल रहा है नहीं। तो बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, क्या है, थायमिन के कमी से होता है। तो आंसर ये होगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी आप याद रखिएगा, कैल्सीफेरॉल इसमें हड्डी कमजोर हो जाता है, और साइनकोबोलामिन इसमें रक्त अल्पता होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। और दूसरा बात यह है कि विटामिन का जो कार्य है वो शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। बॉडी के अंदर विटामिन का निर्माण नहीं होता है, विटामिन का संग्रह होता है, जिसमें लीवर विटामिन ए का संग्रह करता है, लेकिन निर्माण नहीं होता है। या बाहरी चीजों से, खाद्य पदार्थ से हम लोग विटामिन प्राप्त करते हैं। उद्देश्य अगर पूछा जाएगा कि विटामिन का और मिनरल्स का उद्देश्य बॉडी के अंदर क्या है, तो रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। इसलिए आंसर आप लोग करेंगे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको हटाइए, अब फिर क्वेश्चन नंबर पर आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए साहब, प्रोटीन संश्लेषण कह रहा है, तो प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण। देखिए प्रोटीन का निर्माण और प्रोटीन का संश्लेषण मेनली राइबोसोम करता है, लेकिन आप याद रखना है यहां पर दिया गया है, तो इसमें आंसर आप लोग करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। एक होता है रफ, आप जानते भी होंगे, एक होता है स्मूथ। दो चीज आप याद रखना है, जो रफ होता है यह प्रोटीन से संबंधित है, और स्मूथ जो होता है वो फैट से संबंधित होता है। इसलिए यहां पर भूमिका कह रहा है, तो अंतःस्रावी जालिका जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम आप याद रखिएगा, इसका खोज जी पैलेड ने किया था, जी पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसको आप याद रखिएगा। और राइबोसोम जो होता है मेनली दो तरह का होता है, एक 80S प्रकार का होता है और एक 70S प्रकार का होता है। तो जनरली जो 70S प्रकार का होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें 80S होता है। लेकिन ध्यान रखना है, प्रश्न आपको दारोगा में पूछा गया था कि कभी कभी जैसे माइटोकॉन्ड्रियल जो राइबोसोम होगा उसका राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, राइबोसोम जिसे प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन निर्माता कहा जाता है, इस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक 70S और दूसरा 80S प्रकार का होता है। इस तरह से आंसर आप लोग करेंगे सी नंबर। गोल्जी बॉडी को जनरली ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ठीक है, ये पता ही होगा आपको। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉमनली सब जानता है कि पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यहीं पर ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है, यहीं पर क्रिया एक होती है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है, जबकि सेंट्रोसोम जो होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में होता है और इसकी भूमिका कोशिका विभाजन के लिए होती है। तो इस तरह से आंसर आप सी करेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ करेंट अफेयर्स है, और करेंट अफेयर्स में कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि देखिए करेंट अफेयर्स रटने का चीज नहीं है। करेंट अफेयर्स जो है वो पूरे महीने का ध्यान रखना है। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वो कभी भी प्रश्न को रटता नहीं है, ठीक है।
रटने वाला जो कुछ चीज है, फैक्ट है, उसको आप रट सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू किसी चीज को लगातार अभ्यास और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमेशा, क्योंकि विद्यार्थी का काम पढ़ना होता है, तो अगर वो लगातार 5 घंटा 8 घंटा लगातार वो मेहनत कर रहा है और क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा है, पढ़ रहा है, तो हमेशा आप याद रखिएगा वो कभी किसी चीज को भूल नहीं सकता है, क्योंकि दिमाग प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि आप जानते हैं कि कोई इंपोर्टेंट बात होता है, कोई हार्ट वाला बात होता है, तो आप तुरंत उस बात को कितना दिन तक याद रखते हैं कि वो हमें ऐसा बोला था। तो भैया पढ़ाई का कोई भी चीज जो है वो क्यों नहीं याद होगा अगर हम उसको दिमाग में सही तरीके से उसको एनालिसिस करें तो यहां पर ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, ठीक है, नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो जल्दी से बताएंगे आंसर आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, इसका नाम है केबी साजी। क्या नाम है? केबी साजी, याद रखना है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये आप बताइएगा। मुख्यालय इसका मुंबई है या नहीं दिल्ली है, और सिर्फ स्थापना बता देगा, ठीक है। तो नाबार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर ए नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़िए आप लोग। इंडियन फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से कौन लिखे हैं? आप 4 नाम दिया गया है, नाम आंसर करेंगे आप लोग। आंसर हो जाएगा विद्या प्रकाश दत्त। आंसर क्या करेंगे? विद्या प्रकाश दत्त। थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी, देखिए पुस्तक से बीपीएससी और दारोगा जैसे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक ऐसा दिखा है, ठीक है। तो चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे वो नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो, महात्मा गांधी का हो, ठीक है, दांते का नाम हो, प्लिनी का नाम हो, हेरोडेटस का नाम हो, किसी भी जो लोग हैं विद्वान लोग हैं उनकी किताब दे देता है और नाम पूछता है कि ये किसका है। जैसे मान लीजिए नॉर्मली इतिहास में भी जो होता है, ठीक है, पाणिनि का नाम पूछ देता है, ठीक है, या और भी कोई राइटर का नाम पूछ देता है, तो इसलिए विद्या प्रकाश दत्त। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है डॉक्टर माधव हाडा को, डॉक्टर माधव हाडा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य में कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है? तो जल विद्युत परियोजना ये किया है अरुणाचल प्रदेश में, और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य भी है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और जल विद्युत परियोजना का विकास का बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, या फिर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट के देशों में ज्यादा से ज्यादा होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, ठीक है, 5वीं सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये आपके गृह सचिव भी हुआ करते थे, इनका नाम है आर.के. सिंह, अभी सांसद भी हैं, तो आंसर हो जाएगा आर.के. सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बाईसवां फीफा विश्व कप, देखिए फीफा विश्व कप का पहला विजेता उरुग्वे है, ये सबको पता है, ठीक है। साथ साथ याद रखना है कि ये 22वां था। 22वां का आयोजन पहली बार कोई अरब देश किया है, यानी इसको खाड़ी देश कहते हैं, क्योंकि देखिए खाड़ी देश इधर जो है, खास करके कुवैत की बात करें, कतर की बात करें, बहरीन की बात करें, सऊदी अरब की बात करें या ईरान की बात करें, ठीक है, ये सब जो देश है थोड़ा सा समृद्ध देश है, ठीक है। और उसी में कुछ कमजोर भी देश है, जैसे यमन है, ओमान है, आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान है, आपका उसका पड़ोसी देश अफगानिस्तान है, सीरिया है, ये सब जो है आतंकवाद का देश रहा है, हमेशा जो है वहां पर काट मार का देश रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप कोई बहुत बड़ा आयोजन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार का, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन ही क्या करे, कुछ हमला करवा दे। जैसे पाकिस्तान में आपको पता होना चाहिए, कुछ साल पहले जो है
श्रीलंका की टीम गई थी और आतंकवादी अटैक कर दिया, वो तो बाल बाल बच गया, नहीं तो अगर सारा मारा जाता। तो इस तरह से सुरक्षा बहुत ज्यादा मायने रखता है, और तभी कोई संस्था जो है, चाहे वो फीफा हो, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो राष्ट्रमंडल हो, चाहे और कोई संगठन हो, वो जिम्मेदारी उस देश को देता है। पहले वहां देखता है कि वो करवाने लायक है कि नहीं, या उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है कि ये विश्व कप पहली बार, याद रखना है, कतर में हुआ है, इससे पहले हुआ ही नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको। इसमें फाइनल में विजेता अर्जेंटीना रहा है, ये भी बात सही है, क्योंकि फ्रांस को हराया, ये पता आपको होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि पिछले बार का 2018 जो रसिया में फीफा फुटबॉल विश्व कप हुआ था, उसका विजेता कौन था? फ्रांस था, और फ्रांस इस बार भी जो है फाइनल में पहुंचा था। लेकिन अर्जेंटीना 36 साल के बाद, याद रखिए 36 साल के बाद जो है मेसी के अगुवाई में, याद रखना है, तीसरा वर्ल्ड कप जीता। कौमा वर्ल्ड कप जीता? तीसरा वर्ल्ड कप जीता। इस तरह इसको याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यहां से और भी दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान वगैरह भी गए थे। यह तीसरी बार जब कोई अरब देश इस टूर्नामेंट का मेजबानी किया है। यह गलत है, याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार कतर किया था, इसलिए आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? तो यहां पर आप याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर, खास करके महासागर को बचाने के लिए, सागर को बचाने के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैश्विक लेवल पर तो हर देश प्रयास करता है, लेकिन ध्यान रखना है, जितना प्रयास फिनलैंड का होता है, जितना प्रयास नॉर्वे का होता है, जितना प्रयास स्वीडन का होता है, जितना प्रयास डेनमार्क का होता है, आप याद रखिएगा, पर्यावरण दृष्टिकोण से या अन्य दृष्टिकोण से ये देश काफी क्या होते हैं? स्टिक होते हैं। इसलिए वैश्विक स्तर पर आप देखिएगा, जितना भी इंडेक्स है उसमें पहला दूसरा स्थान यही 4-5 देशों का नाम होता है। किसका किसका? फिनलैंड का, नॉर्वे का, स्वीडन का, डेनमार्क का। तो इस तरह से आप याद रखना है कि यहां पर जो दिया गया है कि आयोजन किस देश में किया गया, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुर्तगाल, जिसका कैपिटल लिस्बन है। नेक्स्ट, आगे बढ़िए आप। अब दिया गया, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए किस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया? इस वेब पोर्टल का नाम है घर। क्या नाम है? घर। इसलिए आंसर बी कीजिएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। 48 के बाद 49, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जलित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, आगे बढ़िए, छोड़िए उसको अभी आप। निम्नलिखित में किस भारतीय व्यक्ति ने हाल ही में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये हमारे एक संत हैं जिनका नाम है श्री श्री रविशंकर जी हैं। याद रखना, आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, और सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधुरी विज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कौन है? सही बताइए आप लोग। ठीक है, सही आपको देखना है कि सही इसमें कौन सा है। सिक्किम, देखे सिक्किम दिया गया है। पहले बिहार चलिए, तो बिहार में सबसे पहले हम लोग चलेंगे किसके पास? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर साहब हैं। अभी अभी फागू चौहान बिहार के राज्यपाल थे, ये मेघालय में स्थापित हुए हैं, इस चीज को आप याद रखना है। और एक बचा हुआ है झारखंड, ठीक है, और एक सिक्किम बचा हुआ है। ठीक है, तो झारखंड और सिक्किम में आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, कि झारखंड का कौन है और सिक्किम का कौन है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, झारखंड और सिक्किम। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है, तो आंसर यहां पर होगा नहीं। ठीक है, इसका मिलान आप लोग सही से कर लेंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब से कब तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह घोषित किया गया है? वित्तीय सप्ताह साक्षरता घोषित किया गया है, यह किया गया 13 से 17 फरवरी 2023। 13 से
17 फरवरी 2023 तक जो है वित्तीय सप्ताह घोषित किया गया। ये प्रश्न इस तरह का पूछा गया था इस बार। नेक्स्ट आगे बढ़िए। हाल ही में उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन जो है कहां किया गया था? तो ये किया गया था चंडीगढ़ में। कहां किया गया था? चंडीगढ़ में, जो हरियाणा और पंजाब का संयुक्त क्या है? कैपिटल है। ठीक है। हाल ही में नीति आयोग सीओ निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। हाल ही में नीति आयोग का स्थापना आप जान रहे हैं कि कब किया गया था? 2015। ठीक है। और नीति आयोग याद रखना है, ये संबंधित था, किससे संबंधित था? योजना आयोग से संबंधित था। और इसके अध्यक्ष खुद कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखना है, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जबकि उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट 54, 55 चलेंगे आप लोग। हो गया? एक मिनट, 54 निकालिए तो 54 हुआ? देखो एक मिनट, किसे नियुक्त किया गया? एक मिनट, इसका आंसर करेंगे, ये नहीं होगा। बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है। नेक्स्ट आगे। अब दिया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहला स्थान जो है वो फिनलैंड का है, इसलिए ये कट गया। आंसर हो गया ए। 136 स्थान पर भारत है। सतत विकास अभिक नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। कुल देशों की जो भागीदारी होती है 146, ये सही है। पहला देश है फिनलैंड। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? लास्ट प्रश्न है, जल्दी से बता देंगे। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? ठीक है। ये किया गया था 25 सितंबर 2014। इसलिए आंसर कर देंगे आप लोग बी नंबर, क्योंकि दो योजना उस समय चर्चा में था, मेक इन इंडिया और धन जन योजना। ठीक है। तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नहीं बचा है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी पर तैयार। नमस्कार दोस्तों, अब आप इस प्रश्न को बनाइए। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच शक्ति का विभाजन निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? तो शक्ति का जो विभाजन है, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, विभाजन कनाडा से है। क्योंकि भारत का संविधान विशाल होने का कारण था, केंद्र का संविधान भी है, राज्य का भी संविधान है, यहाँ पर दो सरकार हो जाती है, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस रिश्ता भी रहे। और एक कुछ अधिकार ऐसा होगा कि भारत में संसदीय शासन है, संसद की प्रधानता होने की वजह से कुछ पृथक्करण रखा भी गया, तो पृथक्करण कनाडा से लिया गया। आगे, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? प्रेसिडेंट के जो इलेक्ट्रो कॉलेज होता है, इस इलेक्ट्रो कॉलेज में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये जो होते हैं भारत के 28 स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और एक आ जाता है जम्मू कश्मीर, जिसमें विधानसभा की व्यवस्था है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इलेक्टेड मेंबर्स, से भाग लेते हैं। तो कहता है कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी मेंबर इलेक्टेड होते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित भाग लेते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य भाग लेते ही है। तो कहता है भाग नहीं लेते हैं, तो नहीं कौन लिया? राज्य विधान परिषद के सदस्य। उत्तर आ गया सी। एक संसद के सदस्य को कितने दिनों की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त होती है? यदि वो लगातार बिना सूचना दिए संसद को आप लगातार 60 दिन तक अब्सेंट रहते हैं, तो सदन की सदस्यता आपको समाप्त कर दी जाती है। यह 60 दिन। उत्तर ए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के अनुसार राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था यानी समाजवाद की स्थापना, एक लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना किया जाएगा? ये इंडियन क्वेश्चन के एक्ट सीधा 38 से रिलेटेड है कि एक आर्थिक विकेंद्रीकरण के आधार पर यह एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कहानी में कौन असत्य है? कथन में। कथन कौन असत्य है?
पंचायतों को का 5 वर्ष, ये सही है। संविधान का भाग 9 पंचायती राज सही है। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रखने का प्रावधान वो 73rd अमेंडमेंट में केंद्र सरकार ने किया था। राज्य प्रत्येक 3 वर्ष के बाद वित्त आयोग की स्थापना करता है, ये गलत है। इसीलिए उत्तर कहता है कि कौन असत्य है, असत्य कौन है, तो डी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख पहलुओं में शामिल है, जैसे परीक्षा अपने अधिकार से अधिक व्यवस्था को यूज करने पर में यह दायर होता है। जनमत रेफरेंडम जहां वोटिंग जनता करते हैं। प्रत्यावर्तन यही होता है। उपरोक्त में से सभी यह पहलुओं से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा जनजाति में किसी एक सीट का भी आरक्षण नहीं है? देखिए क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। आगे बढ़िए। राज्य के महाधिवक्ता द्वारा नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 165 के तहत इनकी नियुक्ति करते हैं, जो राज्यपाल को न्यायिक सलाह देते हैं तथा राज्य सरकार को भी न्यायिक सलाह देने का कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संघ तथा राज्य तथा बीच विवाद का हल किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? यदि आता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट 131 के तहत ये प्रोविजन आता है कि जब 2 व्यक्ति विवाद करते हैं तब वो मामला न्यायालय में जाएगा। तो एक तरफ भारत सरकार किसी मुद्दा को लेकर खड़ा है, दूसरा तरफ 2 या 2 से अधिक राज्य यदि मुद्दा को लेकर खड़ा है तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में बनेगा और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के दायरे में आएंगे। आरंभिक क्षेत्राधिकार को ही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। या दूसरा भी हो सकता है कि एक तरफ भारत सरकार किसी मुद्दा को खड़ा रखे और दूसरा तरफ एक तरफ भारत सरकार और उसके समर्थन में 2-4 राज्य खड़ा है और दूसरा तरफ 2 या 2 से अधिक राज्य है, तभी मामला सुप्रीम कोर्ट को बनता है। इसी अधिकार को प्रारंभिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। उत्तर ए। वित्त आयोग से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 280 वित्त आयोग का प्रावधान है, सही है। गठन राष्ट्रपति करते हैं, 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति होती है, यह भी सही है। इनमें से एक अध्यक्ष और 3 सदस्य नहीं, 3 सदस्य नहीं 4 सदस्य होते हैं। एक होते हैं अध्यक्ष जो सार्वजनिक कार्य के व्यापक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, 1 मेंबर हो गया। दूसरा हो गया सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत या एक सेवानिवृत्त 1 न्यायाधीश होते हैं। तीसरा किसी हाईकोर्ट के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, 1 होते हैं। चौथा नंबर होंगे वित्त और लेखा के ज्ञाता होते हैं, तो वित्त तथा लेखा के ज्ञाता होते हैं। और 5वां मेंबर अर्थशास्त्र विशेषज्ञ होते हैं। तो ये 5 मेंबर कुल मिला के होते हैं। कहता है कि 3 सदस्य, तो अध्यक्ष को छोड़ करके 4 सदस्य होते हैं, इसलिए 3 नंबर यहाँ गलत हो जाएगा। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण संसद द्वारा होता है, बिल्कुल ये सही है। इसलिए उत्तर आ जाता है, यहाँ पर कहता है कि असत्य है, तो असत्य कौन है? वो सी है। अब हमारा सेक्शन का ये पूरा होता है। धन्यवाद। जय हिंद और विशेष दरोगा डिस्कशन क्लास में आपका स्वागत है। और यहां पर हम कराएंगे आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ सवाल, तो तैयार हो जाएंगे। और सवाल संख्या ध्यान रखेंगे 14 में कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? धूपगढ़, गुरु शिखर, अमरकंटक और नीलगिरी। कमेंट करके बताएंगे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो ऑप्शन में धूपगढ़, गुरु शिखर, अमरकंटक और नीलगिरी। तो इसका सही आंसर आपका आ गया है धूपगढ़। देखो भाई, धूपगढ़ जो है ना वो मध्य प्रदेश में है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की याद रखेंगे शिखर या चोटी है। जबकि गुरु शिखर याद रखना कि गुरु शिखर जो है आरावली की चोटी है और यह चोटी याद रखना राजस्थान में पड़ता है। जबकि नीलगिरी की अगर बात कर ली जाएगी तो नीलगिरी का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है। इसका विस्तार कर्नाटक में है, कर्नाटक के बाद केरल में है और केरल के बाद नीलगिरी का जो विस्तार है वो तमिलनाडु में है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि नीलगिरी 3 राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु
नीलगिरी की ही चोटी का नाम है, याद रखना, डोडा बेटा। तो प्रश्न आएगा कि डोडा बेटा किसकी चोटी है? तो नीलगिरी की चोटी है। यह भी पूछा जा सकता है कि डोडा बेटा किस राज्य में है? तो क्या कहेंगे? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। कौन सा? डोडा बेटा। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नीलगिरी कितने राज्य में है? तो याद रखेंगे नीलगिरी 3 राज्य में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और याद रखेंगे नीलगिरी पर ही एक हिल स्टेशन है, ऊटी का नाम सुने होंगे, जिसे उदंग मंडलम भी कहते हैं। तो उदंग मंडलम या ऊटी नीलगिरी पर स्थित है और यह उदंग मंडलम या ऊटी तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी भारत का सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व भी है। जैसे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट हम कहते हैं, जिसका नाम चेंज कर बदल दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है। उसी प्रकार से भारत का सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है और नीलगिरी की चोटी का नाम डोडा बेटा है। और इसी नीलगिरी पहाड़ी पर उदंग मंडलम या ऊटी जैसे याद रखेंगे हिल स्टेशन है। तो आप समझ गए होंगे। जबकि अमरकंटक तो सभी लोग को पता है, ये मध्य प्रदेश में है और अमरकंटक से 2 नदी निकलती है, नर्मदा और सोन। तो कमेंट में करके बताएंगे कि नर्मदा और सोन नदी का उत्पत्ति कहां से होता है और अमरकंटक कहां है। तुरंत और बिल्कुल तेज अंदाज में कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। भारत का वह कौन सा राज्य जिसके 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है? मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा और मेघालय। कमेंट करके बताएंगे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके तीनों तरफ से बांग्लादेश बॉर्डर बनाया है। मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा और मेघालय। थोड़ा फास्ट कमेंट करेंगे। देखो जी, इसका सही आंसर है त्रिपुरा। अब ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश से भारत सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। किसके साथ? बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। क्लियर? अब ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश से कितना राज्य सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 5। पहला कौन? तो पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा आसाम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम। तो एक सवाल यह भी आएगा कि बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से कुल कितने राज्य हैं? 5। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा जो लगती है वो किससे लगती है? बांग्लादेश से। जिस तरह से पैटर्न है तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 66। चलिए 66 की ओर चलेंगे और कमेंट भी करते जाएंगे। 66 में कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर, माउंट हैरियट, कैंडल पीक और माउंट कोयल। कहता है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कैंडल पीक, जो याद रखना उत्तरी अंडमान पर है। कहां पर है? उत्तरी अंडमान पर है। कौन सा? तो याद रखना सैंडल पीक। तो सैंडल पीक कहां है भाई? उत्तरी अंडमान पर। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैंडल पीक। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा तट कृष्णा और कैप कमोरिन के मध्य है? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट और उत्तरी सरकार। थोड़ा सा सवाल है, ठीक, आप इसका कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं। बाकी मैं समझाऊंगा तो आपको पूरे समझ में आएगा। थोड़ा सा इस नक्शे के हिसाब से चलिए आप।
देखेंगे। अरे यार, ये दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया। आप जानते हैं कि यहां पर 8 राज्य जो समुद्री सीमा बनाता है। तो मुख्य रूप से ध्यान देंगे कि यहां पर कह रहा है कि कृष्णा के डेल्टा से लेकर कैप कमोरिन। देखो भाई, कृष्णा, सबसे पहले जानो कि कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये कृष्णा नदी है, ये सबको पता है, जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में महाबालेश्वर नामक स्थान से होती है और इसी के मुहाने पर मुछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम है जो आंध्र प्रदेश है। इसका मतलब, अरे बड़ा करो ही भाई, कैसे हो जाता है? ठीक है, तो महाबालेश्वर से कौन नदी निकलती है? कृष्णा। कृष्णा के मुहाने से लेकर आप जानते हैं कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, या इसे कैप कैमोरिन कहते हैं। कैप कैमोरिन कहते हैं। इसके बीच में अधिकतर एरिया तमिलनाडु का पड़ता है और इस तटीय मैदान को हम कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और यह तट है कहां? तो यह तट है तमिलनाडु में। तो अगर आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और यह कृष्णा नदी से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी या कैप कमोरिन, जो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण स्पॉट या बिंदु है। इसके अलावा उत्तरी सरकार, देखो भाई, उत्तरी सरकार का अधिकतर एरिया आंध्र प्रदेश में है। कौन सा? उत्तरी सरकार। तो प्रश्न आ गया कि उत्तरी सरकार जो है कहां है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है भाई? आंध्र प्रदेश में। कौन सा? उत्तरी सरकार। जबकि कोरोमंडल की अगर बात करेंगे तो कोरोमंडल तट जो है ना, वो अभी मैंने बता दिया था कि तमिलनाडु में है और इसका सही आंसर यही होगा। कोंकण तट कहां है? कमेंट करके बताएंगे। कोंकण तट याद रखना महाराष्ट्र में है, जबकि मालाबार तट केरल में है। तो प्रश्न आएगा कि केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार। कोंकण तट कहां है? महाराष्ट्र। कोरोमंडल तट कहां है? तमिलनाडु। जबकि याद रखेंगे कि अगर सवाल पूछा गया कि उत्तरी सरकार, तो इसके अधिकतर भाग आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का सीमा टच करता है। कौन सा? उत्तरी सरकार। चलिए फटाफट कमेंट कर देंगे और आज के अभी के तुरंत आपके पहला सवाल होगा कि कमेंट कर दीजिएगा कि कोंकण तट कहां है। हमारे जितने भी कमांडोज हैं वो सारे के सारे ये कमेंट करेंगे कि कोंकण तट का संबंध कहां से है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अड़सठ नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टूलिया जलप्रपात चंबल। यहां वाटरफॉल या जलप्रपात की बात की जा रही है। टूलिया चंबल पर है, यह बिल्कुल सही है, ये वाटरफॉल। धुआंधार, ये तो सबको पता है कि धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है, जबकि शिव समुद्रम भी कावेरी नदी पर है, यह भी सही है। कहता है कौन गलत है? तो गलत है जो जलप्रपात ये कृष्णा पर नहीं है, ये याद रखेंगे शारावती नदी पर है। किस नदी पर है? सारावती नदी पर है। और यह है, याद रखेंगे, कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। कौन सा? शारावती। नेक्स्ट सवाल। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो ये याद रखेंगे, ये पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है। जैसे पंजाब में कम वर्षा होगा और बंगाल में ज्यादा वर्षा होगा। नेक्स्ट सवाल।
ये सवाल 70 नंबर का, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? कहता है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेंगुड़ मिट्टी कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही है। इसे रेंगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इनमें जल धारण करने की क्षमता उच्च होती है, बिल्कुल सही है। वाटर एब्जॉर्बेशन मतलब जल अवशोषण करने की क्षमता इस मिट्टी में ज्यादा होती है। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। जी गलत है, यही इसका आंसर होगा और इसका विस्तार डेक्कन पठार है। बिल्कुल सही है, क्योंकि डेक्कन पठार अर्थात महाराष्ट्र, इस लेकर यह मिट्टी की प्रधानता होगी महाराष्ट्र में या डेक्कन पठार में। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। सुन लीजिए, काली मिट्टी जिसे ब्लैक सॉइल, रेंगुड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी भी इसको कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान या लावा चट्टान के टूटने या अपरदन के फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा चट्टान या बेसाल्ट चट्टान के टूटने के फलस्वरूप कौन मिट्टी बनता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं। इसमें जल अवशोषण धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। किस मिट्टी में? तो याद रखेंगे वो मिट्टी है काली मिट्टी। नेक्स्ट सवाल, कहता है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की जलधारा नहीं है? मोजाम्बिक, बेगुएला, अग्लुहास, दक्षिणी हिंद महासागरीय। फटाफट कमेंट कर देंगे जलधारा को लेकर। तो इसका सही आंसर होगा बेगुएला। बेगुएला कहां चलता है भाई? बेगुएला चलता है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में कौन सी जलधारा? बेगुएला। तो बेगुएला कहां चलती है भाई? अटलांटिक में। कहां चलती है? अटलांटिक में। अग्लुहास कहां चलता है भाई? तो अग्लुहास चलता है, याद रखेंगे, हिंद महासागर में। कहां चलता है? ये तो सबको पता है, हिंद महासागर में। हिंद महासागर की यह एक गर्म जलधारा है। कौन सी? याद रखेंगे, अग्लुहास। जबकि मोजाम्बिक भी कहां चलेगा? हिंद में चलेगा। और बेगुएला है कैसी जलधारा? तो यह एक ठंडी जलधारा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। टाइफून चीन, यहां चलता है। हरिकेन जापान, जी हां ये गलत है, क्योंकि हरिकेन चलता है, याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका में कैरेबियन सागर के पास। उत्तरी अमेरिका में कैरेबियन सागर के बीच कौन चलता है? हरिकेन। और बागियों कहां चलता है? फिलीपींस में। कहता है कौन सुमेलित नहीं है? तो हरिकेन। तो फटाफट कमेंट करके बता देंगे कि हरिकेन कहां चलता है। उत्तरी अमेरिका में के पास, यह कैरेबियन सागर के पास चलता है। इससे प्रभावित देश हैं क्यूबा, जमाइका, मैक्सिको और अमेरिका। अमेरिका का सबसे ज्यादा शहर जो प्रभावित होता है राज्य हरिकेन से, वो है फ्लोरिडा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल संख्या कितनी है भाई? चलिए फटाफट कमेंट करके बताएंगे आप लोग, जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन संख्या राजा निकालिए आप। 94 निकालिए। 94। तब तक हमारे कमांडोज कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी जलधारा, जैसे लेब्राडोर कहां चलती है? अटलांटिक की एक महत्वपूर्ण जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम का नाम सुने होंगे, सब बताए जाएंगे। 94 में निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सार्क का सदस्य नहीं है? सवाल पूछे गए हैं। भारत, भूटान, चीन, अफगानिस्तान। ये बिल्कुल इजी सवाल हैं और फटाफट कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सा देश दक्षिण एशियाई देश सार्क का सदस्य नहीं है। भारत, भूटान, चीन और अफगानिस्तान। सबका सही जवाब आ गया है चाइना, क्योंकि सार्क में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश हैं। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो फटाफट कमेंट कर देंगे सार्क में सदस्य देश कितने हैं?
8। जितने भी हमारे कमांडोज हैं वो फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल 95। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखेंगे भूटान की राजधानी सऊदी अरब, मिस्र और वियतनाम। भूटान की राजधानी है थिम्पू, सबको पता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मिस्टेक से रियाल लिख दिया गया है, रियाद है, जबकि सऊदी के मुद्रा को रियाल कहते हैं। मिस्र की राजधानी पता है काहिरा, यह भी सही है। और वियतनाम की राजधानी हनोई है, यह भी सही है। इस लेकर 1 का 2 और 2 का 3 और याद रखेंगे आपका 3 का याद रखेंगे 4 और डी का 1। इस लेकर आंसर बी सही आ रहा है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू, इसके अलावे याद रखेंगे सऊदीया की राजधानी रियाद, मिस्र की राजधानी काहिरा और वियतनाम की राजधानी हनोई है। तो इस तरह से ये ज्योग्राफी का विशेष डिस्कशन क्लास था दरोगा और आगामी सब इंस्पेक्टर के लिए। तो कभी भी वैकेंसियां आ सकती है तो याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि नोटिफिकेशन आते रहता है, व्यक्तिगत रूप से ये कभी भी आ सकता है, क्योंकि जो नियम है कि भाई इतना बहाली करना है तो कभी भी वैकेंसी उसके परफेक्ट डेट तो पता किसी को नहीं रहता है, बिहार सरकार को भी पता नहीं रहता है। लेकिन जब भी कोई वैकेंसी आएगा तो उसके लिए आपको तैयार पहले से रहना पड़ेगा। वो कल आए, चाहे 2 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, जब भी आए तो याद रखेंगे इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो वैकेंसी कल आए या 6 महीना बाद आए, 2023 में आए, 24 में आए, अगर व्यक्ति तैयार नहीं रहता है तो वो याद रखेंगे कभी भी अपना कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसकी तैयारी बनी होती है वो कभी भी कंपटीशन के लिए तैयार रहता है और उसका रिजल्ट होता है। इस लेकर याद रखेंगे जो भी स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं उनको काफी, मैं कहता हूं जहां से भी आप लाइव देख रहे हैं बिहार के हर एक जिले से या अन्य जगहों से भी, तो जिसकी भी जो तैयारी करते हैं तो ये ध्यान रखेंगे तो वो जरूर लगातार मेहनत कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। और जब लगातार आपकी तैयारी बहुत ज्यादा तगड़ी होगी तो रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, आप सफल जरूर होंगे और आपकी सफलता जरूर मिलेगी। तो इस तरह से लगातार मेहनत कीजिए, जहां पर भी रहिए ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो रिजल्ट आपका जरूर होगा, जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति लेते हैं। जय हिंद। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और होली के छुट्टी के बाद पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का होली पर्व बड़ा अच्छे से बीता होगा। और ये तो हम नहीं कहेंगे कि होली के पर्व में आप पढ़ाई किए होंगे, क्योंकि ऐसा माहौल रहता है कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल खत्म होती है। उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग पढ़े होंगे। लेकिन अब छुट्टी के बाद जो कुछ भी होगा उसमें आपको पूरी तरह से प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है बिहार का, उसने जो है कि पुलिस मुख्यालय को बोला है कि 31 मार्च तक अंतिम रोस्टर आप सिपाही और दरोगा के वैकेंसी का हमको भेजें। अगर सब कुछ सही रहता है तो अब जो है कि वो दिन दूर नहीं जब आपके सामने अचानक वैकेंसी के लिए पेपर में आप कटिंग पढ़ लेंगे। और इसके पहले से हम लोग कई जो है कि दिनों से, शायद ये 10वां या 12वां जो है कि सेट होगा, आई थिंक उससे आगे पीछे भी हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं और कर चुके हैं। इसलिए अब सभी जो है कि लोग पूरी तरह से जुड़े रहें। पटना में जो लोग हैं वो लोग पूरी तरह से आए, यहाँ पर गुरुकुल में मिले। ऑफलाइन भी टेस्ट चलता है सुबह 7 बजे। 28वां सेट है, सॉरी 28वां सेट है आप लोगों के लिए। तो इसी में जो है कि प्रश्न के जो हम अपना क्लास लेकर के आते हैं उसको हम लोग देखते हैं जरा। इसमें कुछ प्रश्न जो है कि ज्योग्राफी वाले सर का छूट गया था, उसको हम लोग देखते हैं। एक कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील महान झीलों के अंतर्गत नहीं आता है। आप सभी लोगों को बता दें कि अमेरिका और कनाडा के सीमा पर जो है कि 5 झील एक ही स्थान पर हैं, जिसको कहते हैं ग्रेट लेक ऑफ द वर्ल्ड। उसमें आता है आपका सुपीरियर, मिशिगन, ईरी और उसके बाद ह्यूरन और ओंटोरियो।
ये 5 झील होते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो और इरी। इसमें आपका बेनिपेग जो है वो नहीं है। राइट आंसर डी होगा, जिसमें कह रहा है कि इसके अंतर्गत नहीं रहता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य क्या बात पूछ रहा है। कह रहा है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सही बात है। जो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है। कह रहा है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। बिल्कुल सही। समताप मंडल में 15 से 50 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है, लेकिन अधिक सांद्रण इसका 15 से 35 किलोमीटर तक है। उसके बाद कह रहे हैं सभी मौसमी घटनाएं मध्य मंडल में होती हैं। बिल्कुल नहीं, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में होती हैं, इसलिए गलत पूछ रहा है। तो राइट आंसर सी। कह रहे आयन मंडल में विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन राइट आंसर कौन है? सी, क्योंकि यहां पर असत्य पूछा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आपको बता दें कि भारत में सबसे अधिक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन, जिसको हम लोग पतझड़ वन के भी नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ए। इसमें 3 प्रश्न जो था वो ज्योग्राफी का था, छूट गया था। अब हम लोग जो है कि इकोनॉमिक्स के जो है क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर से क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा, इकोनॉमिक्स है यहां से, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर 2014 में की गई थी। लेकिन सितंबर में 2 डेट दे दिया है, इसलिए डेट भी याद रखना होगा। ये आपका हुआ है 25 सितंबर 2014 को। लेकिन मेक इन इंडिया से भी एक कदम आगे एक आप कार्यक्रम सुने होंगे बड़े अच्छे से, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम ये शुरू हुआ था 8 मई 2020 को। मोदी जी ने आकर के इसका घोषणा किया था। तो राइट आंसर 25 सितंबर 2014। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश पर 1991 में विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ की गई थी? तो आपको बता दें कि 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा था और एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही थी, तो रंगराजन समिति ने जो है कि विनिवेश के लिए सिफारिश की थी। विनिवेश होता है 50% से कम, 50% से कम हिस्सा निजी लोगों का, जबकि 50% से अधिक जब होगा तो उसको निजीकरण कहेंगे। अब आते हैं शिवरामन समिति के सिफारिश पर। तो नाबार्ड का गठन हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, 5 ईयर प्लान। एस राघवन समिति का बात किया जाए तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम आया था 2002 में। प्रतिस्पर्धा, उसमें आया था आपका प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, जो कंपनियों के बीच एक दूसरे के प्रति जो है कि कंपिटिटिव का बात करेंगे। रंगराजन समिति हो गया। यहां पर तेलकर समिति नहीं, तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति, ये गरीबी से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति इसका नाम है, लेकिन राइट आंसर इसका कौन है? रंगराजन समिति। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्ष बाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताएं कि जब किसी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने हेतु जब प्राकृतिक संपदा का उपयोग किया जाता है और उसके जो है कि संरक्षण के लिए, उसके संरक्षण के लिए जब सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जाता है, यानी पूरी तरह से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाना,
इसके लिए प्रत्येक 10 वर्षों पर आकलन करता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा यह आकलन किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम FCI तथा कृषि कीमत आयोग APC की स्थापना की गई थी? तो ये दोनों की स्थापना जो थी वो हुई थी 1965 में। अगर इसके तहत देखा जाए तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर तृतीय पंचवर्षीय योजना। करे वर्तमान में सरकार कितने मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जारी करती है? इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है कि गलत, मतलब सही नहीं है, सब जो है कि गलत है। राइट आंसर इसका है 23, एकदम याद रख लेंगे। अब इसमें होता है 23 में खाद्यान्न फसलों के लिए, खाद्यान्न फसलों के लिए 7 फसल है, दलहन के लिए 5 फसल है, तिलहन के लिए 7 फसल है, उसके बाद व्यापारिक फसल के लिए 4 है। तो 14, 5, 19 और 4, 23। राइट आंसर इसका 23 होगा, आप लोग नोट कर लेंगे। करे केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल एवं प्रतिभूति यानी बॉन्ड, इंग्लिश में कहते हैं इसको, क्रय विक्रय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बता दें कि जब बाजार में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का दौर चलता है तब जो है कि दोनों की बात करेंगे, अगर मुद्रास्फीति की बात हो या मुद्रा अस्फीति की बात हो, तो दोनों संदर्भों में RBI के द्वारा जब खुले बाजार में बॉन्ड की क्रय विक्रय की जाती है तो इसको कहते हैं ओपन मार्केट पॉलिसी, खुले बाजार की नीतियां। और यह रिजर्व बैंक करता है, मतलब RBI करता है। जब बाजार में प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा तब जो है कि बाजार में पैसा कम हो जाएगा, तब जो है कि महंगाई बैलेंस होती है, और जब पैसा मार्केट में डालना होता है तब प्रतिभूति खरीदा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट देखेंगे, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के तर्ज पर की गई? तो यह जो है कि चाइना के तर्ज पर की गई थी और भारत में इसे अपनाया गया था 2005 में। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे, जो सेज का कॉन्सेप्ट है उसको बजट यानी केंद्रीय बजट की बात करें तो केंद्रीय बजट 2022-23 में इसको जो है कि समाप्त कर दिया गया। तो राइट आंसर इसका है चीन। आगे देखेंगे, करे कि बजट 2022-23 के अनुसार युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो इस बजट में चर्चा है 23 स्किल इंडिया जो है कि खोला जाएगा सेंटर। चलो आगे बढ़ो। करे निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र सरकार द्वारा लिया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? तो हालांकि सारा अप्रत्यक्ष कर ही है, लेकिन केंद्र सरकार पूछा है तो इसमें होगा सीमा शुल्क। सीमा शुल्क, बाकी के जो ये हैं इस जो है कि राज्य के अप्रत्यक्ष कर हैं। राइट आंसर सीमा शुल्क। चलिए, कह निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी के स्तर तथा वेतन के दर में परिवर्तन के बीच संबंधों को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है आपका फिलिप्स वर्क। देखेंगे जरा, इसमें महंगाई और बेरोजगारी से संबंधित है। फिलिप कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी में उल्टा संबंध है, यानी जब बाजार में महंगाई हो तो ऐसी जो है कि गतिविधियां की जाए जिससे कि रोजगार का सृजन हो, यानी बेरोजगारी, महंगाई अधिक होगी तो बेरोजगारी कम होगी। यहां पर जब बात करेंगे लाफर का, राइट आंसर है आपका सी, लाफर वर्ग का बात करेंगे तो इसमें है कर दर तथा राजस्व वृद्धि, यानी कहते हैं लाफिर साहब कि कोई भी देश में अगर कर का दर कम है तो वहां पर राजस्व वृद्धि अधिक होती है। तो राइट आंसर सॉरी लाफिर वक्र इससे संबंधित है। यहां मेसम नहीं है, ग्रेसम है। ग्रेसम का नियम कहता है कि अगर जो है कि समान अंकित मूल्य के अलग अलग धातुओं के अगर सिक्के जो है कि बनते हैं तो उसमें जो खराब सिक्का होता है वो अच्छे सिक्का को मार्केट से बाहर कर देता है। टोबिन टैक्स क्या है? टोबिन टैक्स जो है कि विदेशी पूंजी प्रवाह के गलत क्षेत्रों में जाने से रोकने के लिए एक जो है कि प्रकार का कर है
जो सट्टेबाजी को जो है कि कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, टोबिन टैक्स। आगे देखेंगे क्या बोल रहे हैं, कभी बंद हो जाएगा। चलिए ये मेरा खत्म हो गया, अब 86 से लाइए, 6 उधर सब बंद कराइए। क्वालिटी हो गया है। चलिए, बिहार का पहला रिवर सफारी कहां शुरू किया गया? ये किया गया दुर्गावती जलाशय परियोजना, दुर्गावती जलाशय परियोजना कैमूर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, इसमें कह रहा है कि मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह नेहरू रिपोर्ट में कितने हो गया ना, 85 नंबर नहीं हुआ है। मुंडा विद्रोह कह रहा है कि सिंधु और कानू, ये कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये संथाल विद्रोह वाले थे, संथाल। मुंडा विद्रोह का जो है कि नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा। राइट आंसर बी। चलिए आगे, कभी भी खत्म हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा परिमार्जन पोर्टल का शुरुआत किया गया, किससे संबंधित है? यह राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व कैमूर जिला 488 लोग, अधिकतम का बात करेगा तो शिवहर 1888 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास में है। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया था मुजफ्फरपुर में। बिहार के कितने प्रमंडलों की सीमा नेपाल से सटती है? 4। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपका शक्ति स्थल सुमेलित नहीं है, लगभग हो गया है, पता है। चलिए आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। साइंस के डिस्कशन के लिए हम लोग आ गए हैं। साइंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। साइंस क्वेश्चन में पहला नंबर क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन जो मेरा साइंस का पहला क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब हो गया केमिकल चेंज। कहिएगा केमिकल चेंज का उदाहरण है। केमिकल चेंज में कहिएगा ना, तो कहिएगा रासायनिक गुण में परिवर्तन। कहिएगा रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण में चेंजिंग आती है, परिवर्तन हो जाता है। तो याद रखिएगा रासायनिक गुण में इसमें परिवर्तन हो जाता है केमिकल चेंज में। तो अब आप ही बताइएगा भैया कि यहाँ पर कौन इसमें रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का गलना। देखिए बर्फ का गलन है, तो अगर बर्फ है, बर्फ पानी में बदल रहा है, बर्फ अगर पानी में बदल रहा है तो क्या फिर इस पानी को बर्फ में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि फिजिकल चेंज में पदार्थ की आपका फिजिकल गुणों में माने कि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो अब बताइएगा फिजिकल चेंज में आपका भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, लेकिन केमिकल चेंज में रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। तब बर्फ अगर पानी में बदल जा रहा है तो बताइएगा बर्फ का गुण और पानी का गुण देखिएगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का क्या रहेगा? अगर देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज में गुणों में परिवर्तन होता है इसमें, लेकिन वहां केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा। अब बताइएगा बर्फ का गलना, कहिएगा फिजिकल चेंज आ जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा फिजिकल चेंज में आ जाएगा आपका। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये भी हो जाएगा फिजिकल चेंज में आ जाएगा, ये भी हमारा फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा, ये भी फिजिकल चेंज में आ जाएगा। दूध से दही का बनना, कहिएगा केमिकल चेंज में आ जाएगा, ये हमारा केमिकल चेंजिंग में आ जाए, केमिकल चेंज में आ जाएगा, ये केमिकल चेंजिंग में आ जाएगा, ये केमिकल चेंज में आ जाएगा। तो बताइए केमिकल चेंज में कौन आएगा? तो कहिएगा केवल 3 हो जाएगा, केवल 3। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग 1 हमारा सही हो गया, जो दूध से दही में। दूध अगर दही में बदल गया तो केमिकली चेंज हो गया कि नहीं? दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज बताइएगा में परिवर्तन हो गया कि नहीं? हो गया।
आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित, आवेश रहित का मतलब हो गया चार्जलेस हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि चार्जलेस, चार्जलेस की बात करते हैं, चार्जलेस कण है, चार्जलेस कण कण, निम्नलिखित में कौन सा एक आवेश रहित कण है, यहां पर न होना चाहिए, कण है, कण है। तो बताइएगा न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन जो होता है चार्जलेस होता है, लेकिन मासलेस नहीं कहिएगा, N01 हो गया, तो ये चार्जलेस होता है। अब बताइएगा प्रोटॉन की बात करते हैं, तो कहिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों पर चार्ज का मान बराबर होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन का रहता है उतना ही प्रोटॉन का रहता है। अब बताइएगा अल्फा कण पर जो होता है ना, अल्फा कण को हीलियम का नाभिक कहते हैं, He++, इसका नाम है हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक कहा जाता है, इसको हीलियम का ये नाभिक होता है। अल्फा बताइएगा अल्फा प्लस प्लस, अल्फा कण को अल्फा कण को हीलियम प्लस प्लस कहा जाता है, तो ये अल्फा कण हो गया और इसी को कह दीजिएगा He++ हो गया। तो अब बताइएगा इसमें से कौन आवेश रहित कण है, पार्टिकल है, तो न्यूट्रॉन कह दीजिएगा, न्यूट्रॉन आपके प्रश्न का सही ऑप्शन हो गया। चलिए 1 नंबर हो गया, 32 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, कौन इसमें से ट्रू कथन है, माने कि सही है। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, देखिए कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, यहाँ पर कह रहे हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, हाँ सही बात है, ये सही है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी तल पर जो उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा जो मिलती है पृथ्वी तल से, वो भूतापीय ऊर्जा में आता है। गोबर गैस का मुख्यतः, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, सही बात है। गोबर गैस जो होता है ना, जिसको हम लोग बायोगैस भी कहते हैं, बायोगैस की बात करते हैं, तो बायोगैस जो होता है मीथेन होता है, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, यहाँ पर आपका देखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसमें CO2 होता है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर N2 मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलता है। इन सारी गैसों का मिश्रण इत्यादि, इन सभी गैसों का मिश्रण बायोगैस कहलाता है। सबसे अधिक मात्रा में ये होती है, अधिक मात्रा में ये उपलब्ध होती है, बायोगैस में ये सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। तो आप बताइएगा बायोगैस, बायोगैस की बात किया जाए तो बायोगैस में मीथेन की प्रधानता होती है अधिक मात्रा में। गैसोहोल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण होता है, गलत है हमारा यहाँ पर, गैसोहोल बेंजीन नहीं, आपका पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल, ये हाँ सही बात है, पेट्रोल, पेट्रोल को कहते हैं गैसो, इसको कहिएगा गैसोलीन कहिएगा, गैसोलीन के नाम से जानते हैं, तो गैसोलीन। तो याद रखिएगा गैसोहोल जो होता है, यहाँ कोमा दे दीजिए तो अच्छा रहेगा, गैसोहोल पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है, जो कि गलत है। अगर यहाँ सही करना होगा तो पेट्रोल कर दीजिएगा। तो 3 गो इसमें सही है और 1 गो ये गलत है, तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 हमारा सही ऑप्शन हो गया, 1, 2 और 3 हमारा सही ऑप्शन हो गया। चलिए यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही जवाब आ गया, सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा NaHCO3 को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कहिएगा, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है। यही हमारा होता है बेकिंग सोडा, इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहिए। अच्छा है, इसी का नाम है हमारा खाने वाला सोडा, इसी को कहिएगा खाने वाला सोडा भी इसको कहा जाता है, खाने वाला सोडा।
बेकिंग पाउडर मत बोलिएगा, बेकिंग पाउडर अलग चीज होता है, याद रखिएगा। बेकिंग पाउडर अगर कह दिया जाए, बेकिंग अगर पाउडर पूछ दिया जाए तो कहिएगा ये NaHCO3 एंड टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। टार्टेरिक अम्ल का ये मिश्रण होता है। दोनों में बहुतों का अंतर है। बेकिंग पाउडर जो होता है ये दोनों का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। ये हमारा मिश्रण है, ये हमारा मिक्सचर है भैया, ये हमारा मिक्सचर है माय डियर। तो बताइएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कहिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको कह दीजिएगा सोडा ऐश कह दीजिएगा, सोडा ऐश कहिएगा। एनहाइड्रस होता है, ये एनहाइड्रस होता है, अनाद्र होता है, अनाद्र, अनाद्र हो गया, अनाद्र, अनाद्र हो गया, एनहाइड्रस कहते हैं इसको, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कह दीजिएगा। और इसको कहिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कह दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट कह दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसी को कह दीजिएगा चूना पत्थर, इसी का नाम है चूना पत्थर कहिएगा। अच्छा, इसी का नाम है मार्बल कह दीजिएगा। अच्छा, इसी को संगमरमर कहिएगा, चाहे इसी को खड़िया भी कहा जाता है, खड़िया, खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो गया। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको, इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे प्रश्न का क्वेश्चन सोल्व हो गया, यहाँ पर सोल्व हो गया ये। क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सुनिए, क्रिस्टल की संरचना, तो क्रिस्टल की संरचना, किसी पदार्थ के क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए कि अंदर की संरचना, अरे मानकर चलिए ना हमारे बॉडी के अंदर में क्रिस्टल है, जैसे कि हड्डी उड्डी ज्वाइंट्स जो है, कहां पर कितनी बड़ी हड्डी है, किस हड्डी में क्या है, तो अंदर की संरचना को जानने के लिए हम लोग एक्सरे करते हैं। तो जब एक्सरे करेंगे तो क्या एक्सरे हड्डी को भी पार कर जाएगा? एकदम नहीं, हड्डी को पार नहीं कर पाएगा, लेकिन हड्डी का चित्र वो दिखा देता है, हड्डी का चित्र प्राप्त कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा किसी पदार्थ के क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए हम लोग एक्स किरण का प्रयोग करेंगे, एक्स किरण का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर बताइएगा औरक्त किरण का प्रयोग अगर पूछ दिया जाए, औरक्त का प्रयोग, तो कहिएगा कुहासा में, कुहासा में, कुहासा, कुहासा में, कुहासा एवं धुंध में, कुहासा एवं धुंध में, धुंध में फोटोग्राफी लेने के लिए, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए, कुहासा एवं धुंध में फोटोग्राफी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अल्फा किरण को, अल्फा किरण को हम लोग, ये अल्फा कण से मिलकर बना होता है, इसको हीलियम का नाभिक कहिएगा, इस पर 2 गो प्लस प्लस चार्ज होता है। और गामा किरण जो हमारा, ये भी हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है, इसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए सही सुमेलित कीजिए, सही में सुमेलित करना है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ, ये सही है। आप बताइए ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापा जाता है, प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होता है, और बताइएगा विद्युत धारा का आमीटर होता है। तो अब बताइए ये चला गया 3 में, ये चला गया 2 में, ये चला गया 1 में, और ये चला गया भैया हमारा 4 में। तो 3 2 1 4, 3 2 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर 1, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3 2 1 4, चलिए हो गया ये। आमीटर को परिपथ में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, कहिएगा ये सीरीज में,
सीरीज में लाइव वायर के साथ, सीरीज में कौन वायर के साथ, तो कहिएगा लाइव वायर के साथ। लाइव वायर माने जीवित तार के साथ, लाइव वायर के साथ हम लोग यूज करते हैं इसको सीरीज में। आप बताइएगा अल्टीमीटर से ऊंचाई मेजरमेंट किया जाता है, प्रतिरोध का होता है ओम होता है, ओम होता है, और R बराबर V बराबर आई आर, तो R बराबर V बटा आई होता है। इसका मात्रक ओम होता है, तो ओम बराबर कहिएगा 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 ओम अगर कह दिया जाए तो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर कह दीजिएगा, 1 एम्पियर के नाम से जाना जाएगा। 1 वोल्ट बराबर 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। अगर 1 वोल्ट कहेंगे तो 1 ओम गुने 1 एम्पियर के बराबर। चलिए आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 आ गया। अगला हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसके कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। तो ये तो आप स्पष्ट जानते हैं, पानी का ऊपरी सतह एक झिल्ली का काम करता है, एक लेयर का काम करता है, और अगर वो एक साफ सुथरी सुई को धीरे से पानी की सतह पर रख दिया जाता है तो वो उस पर तैरता है, तो आपका तैरता है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के वजह से। सरफेस टेंशन, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सरफेस टेंशन के कारण। जब ब्रश को पानी में डालकर निकालिएगा तो उसके बाल आपस में चिपक जाता है सरफेस टेंशन के वजह से। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा तो गर्म खाना ठंडा खाना के अपेक्षा स्वादिष्ट लगता है सरफेस टेंशन के वजह से। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा जहां गंदा जल हो जाता है, मिट्टी का तेल छिड़क दीजिएगा तो कहिएगा मच्छर वहां से भाग जाता है, क्योंकि गंदे जल पर मिट्टी का तेल छिड़क देने से जो जाल का जो एक झिल्ली है, जो पानी की सतह पर जो झिल्ली होता है, झिल्ली टूट जाती है और मच्छर का लार्वा उसमें डूब कर मर जाता है, और हम लोग कहते हैं कि वहां से मच्छर भाग गया, वहां से मच्छर चला गया। तो चलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु, पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोपी निम्नलिखित में से किस परिघटना पर आधारित है। तो टूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहिएगा, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना पर आधारित है। और इसी पर आधारित है एंडोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक के भी पर आधारित है एंडोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक, एस्कोपिक जिसको TIR कहते हैं, TIR की घटना पर आधारित है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोप, एस्कोपी, एंडोस्कोपी हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, फाइबर, ये सब का सब इसी घटना पर आधारित है। हीरा का चमकना इसी पर आधारित है। कांच टूट जाता है तो कांच जब टूट जाता है उसका दरार देखिएगा चमकता है, जो इसी घटना पर आधारित है। पानी के अंदर बना हवा का बुलबुला सफेद और चमकीला मालूम पड़ता है, जो इसी घटना के कारण होता है। तो अब बताइएगा प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 आ गया। चलिए और बाकी सब भी हमारा है, सबका भी उदाहरण है जो आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सही सुमेलित करना है। जब बताइएगा कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, सही बात है, इसको हटाना है, ये भी सही है, सुमेलित नहीं है। अब बताइएगा ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसको हटा दीजिएगा, इसको कहिएगा केल्विन, केल्विन कहिएगा, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ताप कह दीजिएगा, ये भी सही है। और अब बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपका नहीं, यहाँ पर गॉस होता है, गॉस होता है। तो याद रखिएगा इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है ये होता है टेस्ला, ये होता है टेस्ला। और टेस्ला नहीं कहने का मतलब मन करेगा तो वेबर बटा मीटर का स्क्वायर, वेबर बटा मीटर का स्क्वायर होता है। और याद रखिएगा इसका सीजीएस यूनिट जो होता है, इसका सीजीएस मात्रक जो होता है ये गॉस होता है, ये गॉस होता है। और एक टेस्ला में 10 का पावर 4 गॉस होता है। एक टेस्ला में पूछ दिया जाएगा, एक टेस्ला बराबर 10 का पावर 4 गॉस, 10 का पावर 4 गॉस होती है, एक टेस्ला में इतना गॉस होती है। और विद्युत धारिता,
का एसआई मात्रक, ये गलत हो गया, ये गलत है और सही में हमें गलत स्टेटमेंट ही चुनने के लिए कह रहा है। इसलिए हमारे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर, सही ऑप्शन डी हो गया, जो कि गलत है। ये गलत है। इसका सही मात्रक कहा जाए तो इसका एसआई मात्रक जो होता है फैराडे होता है, इसका एसआई मात्रक फैराडे होता है। और याद रखिएगा C बराबर Q बटा V होता है, तो यहाँ पर आप कहिएगा यही मात्रक होता है फैराडे, यही वैद्युत धारिता कहते हैं इसको, और इसी का मात्रक फैराडे होता है। तब फैराडे बताइए किसके बराबर, तो कहिएगा फैराडे बराबर जूल बटा वोल्ट के, Q बराबर C भी होता है ना, उसी से निकाल लिया गया। तो ये हमारे प्रश्न का गलत है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन 4 नंबर होगा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, बायोलॉजी का हो गया है ये क्वेश्चन सब। चलिए हाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेट में। नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रामानंद गुरुकुल से आज ऑफलाइन में हजारों लड़कों का टेस्ट को देख के बहुत मन गदगद है और आपसे भी अपेक्षा कर रहे हैं कि अब आप लोग भिड़ जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि सफलताएं अब आपके लिए इंतजार कर रही हैं। सफलताओं का दरवाजा खुल गया है और बस जिस दिन हवा का रुख आपकी ओर होगा उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचनों को संग्रहित किया गया है? अब जानते हैं कि शुद्ध पिटक में आपको महात्मा बुद्ध के उपदेश है, नैतिक उपदेश है। शुद्ध पिटक का संकलन आनंद के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति में किया गया। विनय पिटक का संकलन महाकश्यप उपाली के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति में किया गया, जिसमें संघ का नियम है। अभिधम पिटक का संकलन आपको किया गया तीसरी बौद्ध संगति में, पाटलिपुत्र में मोगरीपुत्रम तिस्सा के द्वारा, जिसमें बौद्ध धर्म का दर्शन है। जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 550 कथाओं का संग्रह है। तो निम्नलिखित में बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधी प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा शुद्ध पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक संघ का नियम, अभिधम पिटक बौद्ध धर्म का दर्शन, जातक कथा महात्मा बुद्ध से पूर्व जन्म से संबंधित 500 से 550 कहानियों का संग्रह है। अकबर द्वारा लागू किया गया मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किस देश में प्रचलित प्रणाली ली गई थी? देखिए, मनसबदारी, मनसब का मतलब होता है पद, मनसब का मतलब होता है पद। यह फारसी शब्द है। इसमें जात और सवार, जात आपके पद का ये इंडिकेटर है, जबकि सवार आपके द्वारा रखे गए घोड़ों की संख्या पर निर्भर करता है। यह आपको मंगोलिया से लिया गया है, अकबर द्वारा लागू किया गया था। और इक्तदारी व्यवस्था आपको इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था, जो अरबी शब्द है, जबकि मनसब फारसी शब्द है। अकबर के समय में राजपूत और मुगल थे। जहांगीर के समय में पहली बार भारतीय मुसलमान, जिनको शेखजादा कहा जाता है, वो अफगान तथा सिख इसमें शामिल हुए मनसबदार में। और शाहजहां के समय में पहली बार इसमें मराठा शामिल हुए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, औरंगजेब के समय में 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा जीत लेने के पश्चात मुगल साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया। जब मुगल साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया तो वैसी परिस्थिति में मनसबदारों की संख्या बढ़ाने की नौबत आ गई और तब 33% हिंदू मनसबदार थे। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर, उसके बाद महाना वेतन, मासिक वेतन देने की शुरुआत शाहजहां, और दो अस्पा मतलब घोड़ा, से मतलब 3 अस्पा मतलब घोड़ा, 2 घोड़ा 3 घोड़ा, तो ये जहांगीर, इसमें मंगोलिया होगा। 100 नंबर भी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद सही सुमेलित है 96-97। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, ये आपको सही सुमेलित नहीं है। आर्य समाज आपको दयानंद सरस्वती 1875 मुंबई। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगे, महादेव गोविंद रानाडे, केशवचंद्र सेन। सेवा सदन बहराम जी मालाबारी,
तो इसमें होगा बी, राजा राम मोहन राय नहीं होगा, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। राजा राम मोहन राय का जो है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज, वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी, जो अब प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम जाना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह में अपना विचार रखा? याद रखिएगा, दो चीज तो एकदम याद रखना है कि 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नेहरू ने कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की, जबकि 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसमें गोखले को पहली बार विपक्ष का नेता चुना गया था, उसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह चलाने की मांग की थी। यानी आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित किसने बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की? तीस कुमार मित्र की थी संजीवनी, जिसमें पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया। रासबिहारी घोष 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भूपेंद्र नाथ क्रांतिकारी नेता थे। नरेंद्र दत्त यानी विवेकानंद जी के भाई थे। और अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति, जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक गृह, पीसी राय ने बंगाल केमिकल स्टोर्स की स्थापना की थी। यानी स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा की गई। कामागाटा मारू का संबंध निम्नलिखित किससे था? कामागाटा मारू एक जहाज है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो शुरू में तो अमेरिका युद्ध से अलग था, बाद में अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। जब अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया तो स्वाभाविक है कि वो मित्र राष्ट्र की ओर हो गया। तो मित्र राष्ट्र की ओर हो गया तो अमेरिका में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी उसमें लाला हरदयाल गिरफ्तार हो गए। उसके बाद करतार सिंह को फांसी दे दिया गया। और इसी बीच में गुरमीत सिंह ने तुमको जर्मनी के मिस्टर वुन से लिया था एक ये किराए पर जहाज, और उसी जहाज का नाम था कामागाटा मारू। अब इसी बीच में कनाडा सरकार ने एक नियम निकाला कि जो जहाज सीधे भारत से आपको कनाडा नहीं आया है वो कनाडा में नहीं घुस सकता है। परिणाम स्वरूप कामागाटा मारू को वापस भेजा गया। इसमें 376 लोग सवार थे। सोहन सिंह भाखना, जिनको बहुत जोशीला भाषण देते थे इसलिए उनका नाम सोहन सिंह जोश पड़ा। ये कोई बोल रहे थे, इसी बीच में बजबज कलकत्ता में इंग्लिश वाले लोग में क्रॉस फायरिंग हुई, जिससे बहुत लोग मारे गए और कामागाटा मारू जहाज को डुबो दिया गया। ये आपको कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। निम्नलिखित में किसका संबंध होम रूल लीग से नहीं था? एनी बेसेंट होम रूल लीग की संस्थापिका थी। बालगंगाधर तिलक भी संस्थापक थे। एम सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी एनी बेसेंट गिरफ्तारी के बाद नाइट की उपाधि लौटाई, ये भी थे। एचपी ब्लातवास्की, हेलेना पेट्रोना ब्लातवास्की, जो कि रसिया महिला थी, और टीएस ओलकाट जो अमेरिका के थे। इन लोगों ने 1875 में सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में तुमको थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, जो 1882 में भारत आया। भारत के मद्रास में स्थापित हुआ। मद्रास इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय भी है। 1893 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी, यानी होगा टीएस ओलकाट। पुस्तक लेखक नील दर्पण दीनबंधु। इट इज रिगार्डेड द फर्स्ट पॉलिटिकल ड्रामा। नील दर्पण दीनबंधु। इंडियन स्ट्रगल या भारत संघर्ष सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। भारत विभाजन के गुनाहगार राम मनोहर लोहिया। कौन होगा रे? एक का चार, दो का दो, चार दो, एक का चार, दो का तीन, चार तीन, सी का दो। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में कौन से पत्रकार गांधी जी के साथ थे? वेब मिलर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय था। सविनय अवज्ञा आंदोलन धरसाना कांड के समय में ये थे। W.H. रसेल 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय थे। लुई फिलिप असहयोग आंदोलन के समय में थे। और लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी के साथ थे। मांटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संबंध में निम्नलिखित में किसने कहा था
कि मोरफोड सुधार भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा उसके पतन बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, ये आपको महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। खत्म। बिजली नहीं है तेरी बिंदिया क्या बिजली से कम है। साइमन कमीशन द्वारा की गई संस्तुतियों में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन, प्रांतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सहित उत्तरदायी सरकार का गठन, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों का प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन, आपको ये साइमन कमीशन के समय हो ही नहीं सकता है, असंभव है। नेहरू रिपोर्ट में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों की अनुशंसाएं की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों की अनुशंसाएं की गई थी? ये था 19। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आंदोलनकर्ता नेतृत्व करता, मोपला विद्रोह अली मुसलियार, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, ये नहीं है। सिद्धू कानू चांद भैरव संथाल विद्रोह के थे। फकीर विद्रोह मजनून शाह चिराग अली, कोल विद्रोह बुद्ध भगत, यानी मुंडा विद्रोह आंसर नहीं होगा। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा था। सिद्धू कानू चांद भैरव संथाल विद्रोह के नेता थे। बिहार का पहला रिवर सफारी कहां पर शुरू? ये मरना हो रहे बिहार का है प्रवीण सर, तुम ना बताओगे। 90 देखो, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? मजहरुल हक, जनकधारी प्रसाद, बाबाजी ठाकुर दास, एनी बेसेंट। मजहरुल हक तो पटना में थे। जनकधारी प्रसाद अच्छा दिखाओ ना, ये सब परवीन सर का है। ये देखो 92 में है। राजघाट महात्मा गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल यानी जैस, यानी ये आपको नहीं होगा। हाँ ये विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, यानी कि बंगाल और असम को छोड़ के जो कानून प्रणाली लागू है विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में। सोमेश्वर कृति कौमुदी, भरत मुनि नाट्य शास्त्र, भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि। ना विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा हो गया, एक हो गया, 2 सोमेश्वर का हो गया कृति कौमुदी 1, भरत का 4 यानी 3 होगा ना, 3। आप लोग स्पष्ट रूप से बता दें मेरी बेटियों और बेटों की वैकेंसी तो अप्रैल में आएगी ही, चाहे आप लोग कुछ कीजिए, ठीक है। तो छठ पढ़ाइए, वैकेंसी अप्रैल में आएगी। और एक बात स्पष्ट रूप से बता दें कि 50-50 लगातार चल रहा है। तमाम शिक्षक अपने पागलपन के हद तक गुजरकर आपके साथ लगे हुए हैं। इसमें 15-15 घंटा मैं भी खड़ा हो रहा हूं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि 50-50 ऑनलाइन चल रहा हो तो चलेगा ही, लेकिन रेगुलर क्लास, रेगुलर टेस्ट जो सैटरडे संडे को होता है, वो रेगुलर टेस्ट मंडे टू फ्राइडे दरवा के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। और इस सूचना तुरंत दे देंगे। हमारे भाई कहिए, दोस्त कहिए, जिगर के टुकड़ा कहिए, मुन्ना भाई के ऑपरेशन कारण वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं कमजोर हो जाता हूं जब मेरे पास वो नहीं होते हैं। तो जैसे ही भगवान करे तुरंत ठीक हो जाए, और तुरंत ठीक हो जो आते हैं तो मुन्ना भाई आते हैं, तो उसके बाद हम लोग रेगुलर टेस्ट मंडे टू फ्राइडे धरारा कोठी में उसका आयोजन होगा। वो टेस्ट, रेगुलर टेस्ट का हम लोग कार्यक्रम में प्रारंभ कर रहे हैं। आप लगे रहिए, साथ दीजिए हमारा।
मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि बोर्ड से लेकर रोड तक, रोड से लेकर जेल तक हम तुम्हारे साथ थे, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हमें जुनून दो, हम तुम्हें वर्दी दिलाएंगे, यह हमारा वादा है। आपका साथ, आपका विश्वास इतना तय है कि आपके कंधों पर स्टार लगा के नहीं छोड़ेंगे। ऑपरेशन बीपीए राजगीर 2023 इंतजार कर रहा है राजगीर की सरजमी आपके जूतों की टॉप की आवाज सुनने के लिए, सब इंस्पेक्टर फलाना बेटी, सब इंस्पेक्टर फलाना बेटा कहने के लिए। तब तक लेते हैं ब्रेक। मैं पहला भारतीय शासक जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था, ये था आपको अशोक। अशोक धौली अभिलेख बोलता है संपूर्ण जनता हमारी संतान है, संपूर्ण जनता हमारी संतान है। ये था अशोक। ये अशोक निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने उज्जैन में अपनी दूसरी राजधानी बनाई? दूसरी राजधानी बनाई तो याद रखिएगा कि आपको पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उद्यन ने, परिशिष्ट परमन और वायु पुराण के अनुसार पाटलिपुत्र राजधानी बनाया उद्यन ने। कालाशोक शिशुनाग ने वैशाली को बनाया, लेकिन कालाशोक के पश्चात ये फिर लगातार चलता रहा। कुछ समय के लिए पुष्यमित्र सिंह ने विदिशा किया था, लेकिन फायान की बात माने तो पाटलिपुत्रा उजड़ चुका था, कौड़ियों का प्रचलन था, पाटलिपुत्रा गांव के समान था। और ऐसे समय में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में कौन था जिसने बड़ी अस्थायी सेना रखी, 4,75,000, और उसे नगद वेतन देना शुरू किया? आप लोग जानते हैं हस्म कल केंद्रीय सेना, इल्तुतमिश हस्म अतरा प्रांतीय सेना, इल्तुतमिश दीवान अर्ज बलबन सैन्य विभाग, और अलाउद्दीन खिलजी ने 4,75,000 सेनाओं का गठन किया। दाग एंड हुलिया पद्धति प्रचलित की, खम्स के दर में परिवर्तन करते हुए 20% सेना को देना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ इसने सेनाओं को नियमित वेतन देना शुरू किया, और उसके लिए बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है? यानी महात्मा बुद्ध ने जिस सिद्धांत के आधार पर बौद्ध धर्म को ऊपर लाया था, उसी सिद्धांत को लाके बौद्ध धर्म को नीचे गिराने वाले शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। हो गया है? तो मेरे बेटियों और बेटों, निश्चित रूप से आप लोग को अच्छा लगता हो, क्योंकि गुरुकुल के तमाम लोग, चाहे हमारे भगवान रूपी बड़े भाई अग्रज हो शशि भैया, चाहे हमारे मित्र हो अमरजीत झा, चाहे हमारे बड़े भैया हो सुबोध मिश्रा, चाहे डॉक्टर राजकुमार सिंह हो, चाहे कुमार परवीन हो, चाहे कुणाल प्रथम कुणाल द्वितीय हो, चाहे शैलेंद्र सिंह हो, चाहे जो भी राजा भी हो, आप लोग जो राजा पर जुड़े हुए हैं तमाम लोग, चाहे आपको देव आर्यन हो, चाहे रिजनी वाले सर हो, चाहे तुमको सिद्दीकी सर हो, चाहे मेहता सर हो, चाहे केसरी सर, हम लोगों ने अपनी जान लगा दी है आपकी सफलता के लिए। आप लोग को केवल अपना प्रयास लगा देना है आपकी सफलता के लिए। यह मत भूलिएगा कि आपकी सफलता आपकी व्यक्तिगत सफलता होगी, क्योंकि आपकी सफलता भारत माता की सफलता होगी, और भारत माता की सफलता के लिए अगर आप दरोगा बन जाते हैं, ये कोई परीक्षा निकाल लेते हैं, तो मामूली आसान बात है। मिटा दे अपनी हस्ती को कि अगर कोई मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक ले नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 50-50 8:30 बजे रात को होता है मंडे टू फ्राइडे, उसको देखिएगा। और मंडे टू फ्राइडे हम लोग रेगुलर ऑफलाइन टेस्ट भी दरोगा शुरू करने जा रहे हैं। आप टेस्ट ऑफलाइन में दीजिए, 7 बजे से जो दरोगा का होता है, और 2 बजे से बीपीएससी का होता है। संडे को 7 बजे होता है साइंस शैलेंद्र सर के द्वारा, एक बेहतरीन टीचर, और 2 बजे होता है बिहार का बेताज वक्ता कुमार परवीन के द्वारा बिहार, और 4 बजे होता है करंट अफेयर्स कुणाल प्रथम कुणाल सेकंड के द्वारा। एक अद्भुत संजोग है, मां सरस्वती की अद्भुत अनुकंपा है, बजरंगबली का अद्भुत आशीर्वाद है, रब्बुल आलमीन की दुआएं का ये परिणाम है कि आज अदम्य गुरुकुल में तमाम शिक्षकगण एक योद्धा के रूप में, एक जानकार के रूप में, एक डेडिकेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लगे रहिए आपकी सफलता हम लोग की सफलता है, इसी उद्देश्य हम लेकर चल रहे थे और चलते रहेंगे। क्लास को, टेस्ट को
अगर वैसी परिस्थिति में पैसा नहीं है तो तब भी आप आएंगे, पैसा हो या ना हो जरूर आएंगे, पैसा हो जरूर दें, पैसा ना हो तो मत दें, लेकिन क्लास और टेस्ट ना छोड़े। तब तक लेते हैं ब्रेक। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और एक चीज और जो भुला गए थे वो था आई लव यू, आई लव यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अभी आप लोग जो है दरोगा का टेस्ट रहमान्स एम सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और मैं देव आर्यन मैथ का जो है यहाँ पे डिस्कशन लेता हूँ। आप लोग कोशिश कीजिए इस सेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी पहुँचे। बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है उन लोगों बच्चों तक पहुँच सके ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ के 5 क्वेश्चन जो है 5 मिनट समय लेकर। ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, 3 क्रमागत सम संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर्स जब भी लिखते हैं इवन या ऑड हो तो हम पहला लिखते हैं x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, इसी तरह से कंटिन्यू लिखते हैं। तो कहता है कि जो है उसमें से 3 अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हम ले लेते हैं तो उसका एवरेज दे रखा है a। तो इस प्रकार से लीजिए 1 2 3 और इसका ये एवरेज होगा। 3 नंबर्स होते हैं तो एक एक इधर छोड़ देने के बाद उसका एवरेज होता है। तो एवरेज, उस एवरेज का नाम क्या रखा है, ए रखा है। इसके बाद अगली 5 संख्याएं अगर हम लेते हैं, शामिल किया जाता है तो 5 संख्याएं शामिल कीजिए, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, 8 नंबर्स हो गए। तो फिर यहाँ पे हम 3 इधर छोड़ते हैं, 3 उधर छोड़ते हैं, 3 इधर 3 इधर, और ये दोनों का जो है एवरेज ही आपका न्यू एवरेज होगा। तो अब चूंकि यहाँ पे जो है कह रखा है कि सम संख्या है, तो अगर ये a है तो इसका a + 2 वैल्यू होगा, इसका कितना होगा a + 4 वैल्यू होगा, इसका कितना होगा a + 6 वैल्यू होगा। और हमें जो न्यू एवरेज चाहिए वो इन दोनों का ही एवरेज होगा। तो ये दोनों का एवरेज हम लेते हैं तो हमारे पास जोड़ के 2a + 10/2। तो न्यू जो एवरेज है हमारा a + 5 है। इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन सही है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। नंबर ऑफ संख्याएं जो है ज्यादा हो जाने के बाद आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं, या फिर आप x + 2 x + 4 मानकर इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोबारा मैं समझा देता हूं। 3 नंबर हमने लिया, एक इधर छोड़ा एक इधर, ये हमारा न्यू एवरेज हो गया, पुराना एवरेज। इसके बाद हमने 5 नंबर्स लिए, 8 नंबर हो गया, 3 नंबर हमने छोड़े और 2 बच गए। दोनों के बीच के 2 जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। तो अगर ये a है तो ये a + 2 होगा, a + 4 होगा, a + 6 होगा। तो ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड किया तो हमने न्यू एवरेज प्राप्त हो गया a + 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है, एक पेन की जो कीमत है, प्राइस है, 20% जो है डिक्रीज हो जाती है, तब एक आदमी 100 रुपये में 10 कलम ज्यादा खरीदता है। जब भी मूल्य जो है डिक्रीज होगा तो आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो बढ़ेंगी ही। तो यहाँ पर हमको जो है एक न्यू प्राइस पूछता है, न्यू प्राइस। तो यहाँ हमको जो है प्रत्येक कलम की नई कीमत, यही न्यू प्राइस पूछ रहा है। एक इनिशियल प्राइस पूछता है, इनिशियल प्रारंभिक जो है मूल्य जो है वो आपको पूछता है। तो यहां पर जो हम करेंगे क्या, लिखने का सिर्फ तरीका अलग होगा। जैसे कि जो है 20% हम किस प्रकार लिखते हैं, 20/100। और पुराना वाला में जो है अगर हम जाएंगे तो 20% अगर कमी होगी तो 100 में अगर 20% घट जाएगा तो हमारे पास 80% है। हम कितना मार्केट लेकर जा रहे हैं, 100 रुपया हम मार्केट लेकर जा रहे हैं और उसी 100 रुपया में 10 कलम 10 पेन एक्स्ट्रा हम ला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बस सिर्फ आपको यहाँ पर जो है चेंजिंग देखने को मिलेगी, बाद बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, 100 कैंसिल और 0 0 कैंसिल, तो आपको जो है 2 रुपया प्रति पेन मिल जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 0 0 कैंसिल, ये 4 से और ये 5 और ये 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2.5 रुपया पर पेन।
लेकिन हमें ये नीचे वाला नहीं चाहिए, ये हमको चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। लिखने का तरीका आप याद रखिएगा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछा गया था, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, 8% वार्षिक दर से, तो भाई 8% और 3 वर्ष के लिए, तो हमारा जो मूलधन होगा, तो एसआई जो हमारा होगा मूलधन का 8×24% हो जाएगा। ये हमारा हो गया एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपये की राशि सीआई से आधा है, यानी एसआई जो है वो सीआई का आधा है। तो आधा है तो हम इसको डबल कर सकते हैं। सीआई का जो है ये आधा है, तो एसआई को हम डबल करके उसके इक्वल कर दिया हमने। कितना रुपया का जो है 16,000 का, 16,000 का 2 वर्ष में 10%। आपको पता है कि 10% में 10% की रेट से 2 वर्ष में वो 21% हो जाता है। एन जब 2 रहते हैं तो सीआई का जो फॉर्मूला है 2r + r²/100। अगर हम यहाँ पर जो है 10% रखते हैं तो हमको 21% मिलेगा। तो यहाँ 16,000 का अगर हम 21% निकाल दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल कर रहा था तो आप डबल कर लीजिए। यहाँ पे यहीं पर हम डबल कर देते हैं। इस प्रकार से अगर हम कैंसिल करें 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 24 से करें 8 या 24, 8 दूने 16, 2000, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे 1000, 3 से कैंसिल करेंगे 7, तो पी का जो वैल्यू है वो 7000, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन है। एसआई जो है सीआई का आधा था तो हमने इसको डबल कर लिया, और इस प्रकार से जो है सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको अगर देखने को मिलेगी तो आर जो है 2%, 2 साल में 10% की रेट से वो 21% हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा है 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मजदूरों के 2 प्रकार हैं। तो हमने पहला प्रकार मान लिया ए या दूसरा प्रकार मान लिया बी। दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं। अगर ये 1 यूनिट है तो ये हमारा 3 यूनिट होगा, ठीक है। पहले प्रकार के 12 मजदूर ले लेते हैं। 12 मजदूर जो है पहले प्रकार के ले लेते हैं, किसी काज को 10 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क हमारा हो गया 12A × 10। अब इसी काज को करने के लिए 4 पहले प्रकार के और 8 दूसरे प्रकार के जो है लेने के बाद वो कितना समय यहाँ पे लगेगा इसमें। तो ए का वैल्यू हम 3 लेंगे, इफिशिएंसी हमको दिया हुआ है, तो 12 × 3 × 10, यहाँ एक 3 रखेंगे तो 4 × 12, और 8 का वैल्यू, बी का वैल्यू 1, 8 हो जाएगा, 12 और 8 20 × x। तो यहाँ पे हमारा जो है कैंसिल हो गया, 18 आ जा रहा है, x का वैल्यू जो है 18 होगा, डी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रैक्शन में आप पढ़े होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर यहाँ 5-6 सीरीज है आपका, 6, 7, 7, 8, तो पहले 20 पदों का जो है योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1/5 × 6 + 1/6 × 7, और इस तरह से जो है अगर 4 पद यहाँ पे नहीं है, 1, 2, 3, 4 पद आपके यहाँ से गायब है, तो 20 तक जाने के लिए हमको 4 पद आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा क्या, 24 और 25। और इस टाइप के सवाल हमने पहले भी बता रखे हैं कि फर्स्ट लेना है 1/5, लास्ट लेना है, तो लास्ट क्या है हमारा 1/25, माइनस कर लेने हैं, और जितना का गैपिंग है गैप से डिवाइड करना है। गैपिंग कितना का है, 1 का गैप है तो उसको 1 से डिवाइड कर देने हैं। तो इस प्रकार से हमको मिल गया 4/25, और 4/25 को हम लिख सकते हैं, अगर 4 से दोनों तरफ ऊपर नीचे गुना कर दे तो ये 16 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो गया 0.16, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे 5 क्वेश्चन जो कि आप जो है रहमान एम सिविल सर्विसेज के जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी टाइप के क्वेश्चन को लेकर। तब तक गुड बाय।